हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, अब आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन में आपको देखिए दोस्तों, उत्तराखंड जीके प्लस उत्तराखंड हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स मिल जाता है। दोस्तों मेरे फ़ोन पे पहले से इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। आप जैसे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी दोस्तों। ये रहा एप्लीकेशन का इंटरफेस। और जैसे एप्लीकेशन ओपन होगी दोस्तों, तो एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं, ये होम पेज है। और होम पेज में आपने यहाँ पे जाना है स्टोर में। ठीक है, तो स्टोर में जैसे हम क्लिक करते हैं, देखिए दोस्तों, तो स्टोर में आपको यहाँ पर वॉरियस मिल जाएंगी चीज़ें, जैसे कि उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज है। साथ ही आप देख सकते हैं टोटल 8 ई बुक का कॉम्बो है साथ ही। और उत्तराखंड हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स आपको मिलता है दोस्तों। साथ ही उत्तराखंड ग्रुप सी आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, फुल लेंथ, जैसे कि पैटर्न है 20 की हिंदी, 40 की यूके जीके और 40 की जीके रीजनिंग। ठीक है, तो इस पैटर्न पे जो पेपर बने वो आपको मिल जाते हैं दोस्तों यहाँ पे। और इसके साथ साथ अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का अगर आपका एग्ज़ाम है दिसंबर माह में, तो आरआरबी एनटीपीसी के देखिए आपको 30 प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे दोस्तों, पूरे फुल लेंथ के। ठीक है, सेक्शन वाइज। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप अगर इंटरेस्टेड है तो यहाँ से आप सभी चीज़ें ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारी एप्लीकेशन है। साथ ही देखिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एप्लीकेशन पे वरीयस चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो हमेशा अपडेट रहिएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी यहाँ पे आपको और देखने को मिलेंगे। साथ ही देखिए, अगर आप उत्तराखंड का एक कोर्स डाउनलोड करते हैं ना, उत्तराखंड का एक कोर्स लेते हैं उत्तराखंड जीके का, तो इसमें आप वीडियोज़ को दोस्तों कितनी भी बार देख सकते हैं। साथ ही वीडियोज़ को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर वीडियोज़ को देखिए, अगर आपका प्रॉब्लम है नेटवर्क का, तो वीडियोज़ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ऑफलाइन डाउनलोड करते हैं ना यूट्यूब वीडियोज़, वैसे आप ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कंप्लीट कोर्स के लिए, मेरे को बहुत बार मैसेज आते हैं कि सर कोई कोर्स चल रहा है आपका या ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। तो ऑनलाइन कोर्स आप स्टोर पे उपलब्ध है, आप लोगों को बस एक क्लिक में इसको ले लेना है। बाकी इसमें वीडियो अपडेट होते रहेंगे समय दर समय जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वीडियो नई नई इसमें अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, बाकी हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। कंटेंट की अगर बात करें तो सभी कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी 45 वीडियोज़ हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि वो देखिए, देख सकते हैं आप उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से लेकर अभी तक का जो वर्तमान काल तक की वीडियोज़ हैं, ये सभी आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ अभी स्टैटिक जीके के टॉपिक इसमें अपलोड होने हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर लीजिएगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स पार्ट 128। तो आज की सीरीज में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है आपने, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जो ये सीरीज है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें एक एक क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी यूनिक होता है, क्योंकि एक कॉम्बो होता है इसमें जीके का। देखा जाए तो उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की कला एवं संस्कृति, उत्तराखंड स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे आपको इस सीरीज में देखने को मिलते हैं उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज हो जाती है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज भी देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, कुमाऊं डिबेटिंग क्लब स्थापित हुआ था 1870 में, अल्मोड़ा में स्थापित हुआ था ना, बुद्धि बल्लभ पंत और अन्य लोगों के प्रयासों से। वैसे ही राजनीतिक चेतना के लिए गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की भी स्थापना की गई थी। 1885 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों, और खड़क सिंह नेगी के द्वारा ये स्थापित किया गया। लेकिन ध्यान रहे, जो हमारा गढ़वाल डिबेटिंग क्लब था दोस्तों, इसकी स्थापना होती है बरेली में, गढ़वाल में नहीं होती इसकी स्थापना। स्थापना बरेली में हुई। उसके बाद उतना सफल नहीं हो पाया डिबेटिंग क्लब। ठीक है, अल्मोड़ा का डिबेटिंग क्लब बहुत सफल हुआ, क्योंकि अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब ने नेक्स्ट ईयर एक न्यूज़पेपर निकाल दिया, अल्मोड़ा अखबार। हालांकि आरंभिक वर्षों में तो अल्मोड़ा अखबार अंग्रेजों का भक्त वाला पत्र बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही अल्मोड़ा अखबार की जो बागडोर है वो बद्रीदत्त पांडे के हाथ में आई ना 1913 में, उसके बाद अल्मोड़ा अखबार ने कहर बरपा दिया था ब्रिटिश हुकूमत पे। ठीक है, इसलिए फाइनली 1918 में बंद किया जाता है अल्मोड़ा अखबार को। लेकिन बद्रीदत्त पांडे जी जो देशबंधु प्रेस थी, देशभक्ति प्रेस से क्या करते हैं, हमारा शक्ति नामक पत्र निकाल देते हैं विजयदशमी के दिन। ठीक है, विजयदशमी ध्यान रखेंगे। तो गढ़वाल में डिबेटिंग क्लब की स्थापना खड़क सिंह ने की, और कुमाऊं में डिबेटिंग क्लब की स्थापना आपका 1870 में कब, अल्मोड़ा में, किसके प्रयासों से? खासकर हमारा जो मेन नाम आएगा वो आएगा बुद्धि बल्लभ पंत। बद्रीदत्त पांडे तिलक से सर्वप्रथम कब मिले थे? तो पहली बार मुलाकात कब हुई थी बद्रीदत्त पांडे जी की? ठीक है, तो बद्रीदत्त पांडे जी देखिए हमारे गर्म दलीय नेता थे, उत्तराखंड की धरती के महान, इनको बोल सकते हैं स्वाधीनता आंदोलनकारी, कुली बेगार आंदोलन के मुख्य सूत्रधार कह सकते हैं हम बद्रीदत्त पांडे जी को। तो बाल गंगाधर तिलक से बहुत प्रेरित थे ये, और बाल गंगाधर तिलक को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, राजनीतिक गुरु। ठीक है, और तिलक जी से इनकी पहली भेंट हुई थी 1905 का जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हो रहा था, यहाँ पर पहली बार मिलते हैं ये। और इसके बाद कंटिन्यू 4 बार मिलते हैं, और लास्ट टाइम बद्रीदत्त पांडे जी 1919 के अमृतसर अधिवेशन में मिलते हैं हमारे तिलक जी से, और बोलते हैं कि मेरी 4 धाम यात्रा कंप्लीट हो गई। 4 बार मिलते हैं ना। इसके बाद तो हमारे तिलक जी की मृत्यु भी हो जाती है
ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बद्रीदत्त पांडे जी के राजनीतिक गुरु हमारे कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक से पहली बार मुलाकात हुई थी इनकी 1905 बनारस अधिवेशन में। जंगलात नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए दोस्तों, जब उत्तराखंड की धरती में स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दरमियान बहुत सी पुस्तकें लिखी गई, जिसमें एक फेमस बुक रही जंगलात भी, और इसको लिखने वाले व्यक्ति थे प्रेम वल्लभ पांडे जी। ठीक है, प्रेम वल्लभ पांडे। चलिए अगला क्वेश्चन है, रुद्रचंद को तराई का फरमान देने वाला मुगल शासक कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला देखिए रुद्रचंद ही हुआ दोस्तों जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। चंद वंश का वह राजा जिसने मुगल वंश की अधीनता को स्वीकार किया था, कौन था? तो रुद्रचंद अकबर से मिलता है दोस्तों 1587 की बात है, 87 में ये मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है। 1588 में फाइनली क्या करता है, ये अकबर से मुलाकात करता है लाहौर में। ठीक है, और इस लाहौर मुलाकात के दरमियान ही अकबर इसको तराई भाबर क्षेत्र का फरमान जारी कर देता है। उस समय तराई भाबर क्षेत्र का जो नाम था दोस्तों वो था 84 माल। ठीक है, क्या नाम था? 84 माल, क्योंकि पूरा तराई क्षेत्र उसमें 84 कोस में फैला हुआ था, इसलिए इसको 84 माल कहा जाता था। और साथ ही जगत चंद के आने तक इस क्षेत्र को 9 लखा माल भी कहा जाने लगा, क्योंकि इस क्षेत्र से 9 लाख रुपए प्रतिवर्ष की आय होती थी। ठीक है, तो रुद्रचंद ने यहाँ पे हेल्प की थी, किसकी? अकबर की। अकबर का एक नागौर अभियान हुआ था ना, युद्ध करने गया था अकबर की सेना की तरफ से रुद्रचंद भी, तो अकबर खुश हो गया और 1588 में इसने तराई भाबर क्षेत्र का पूरा 84 माल का जो फरमान था वो जारी कर दिया था रुद्रचंद को। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तराई भाबर क्षेत्र में सर्वप्रथम सिंचाई प्रबंधन करने वाला व्यक्ति कौन था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो सिंचाई की सबसे पहले व्यवस्था किसने की थी तराई भाबर में? ब्रिटिश काल के दौरान। देखिए दोस्तों, तराई भाबर का जो विकास हुआ ना बहुत धीरे धीरे हुआ हो। तराई भाबर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी। तराई भाबर क्षेत्रों में अन्य जितनी भी हमारी सुविधाएं होती हैं वो न होने की वजह से लोग वहाँ पे बसना नहीं चाहते थे। और मेजर रीज़न और था तराई भाबर में न बसने का लोगों का, वो था मलेरिया। लोग डरते थे उसमें, ठीक है, मलेरिया होने से। अगर तराई भाबर क्षेत्र को अन्न के रूप में विकसित करना है, सबसे पहले कोशिश ट्रेल करता है, लेकिन ट्रेल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। उसके बाद 1850 के आसपास की बात है, 1850 में जो हमारा हेनरी रैमजे है यहाँ पे, ये असिस्टेंट कमिश्नर होता है, अभी कमिश्नर नहीं बना होता है, लेकिन ये एक दिमाग यहाँ पर प्रयोग करता है। प्रैक्टिकली ये कोसी नदी जो है हमारे अल्मोड़ा में, कोसी नदी से कुछ नहरें निकाल कर तराई क्षेत्र की तरफ ले जाता है और तराई में सिंचाई की सुविधाएं शुरू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे फिर लोग बसने शुरू हो जाते हैं। तो पहला प्रयास इसका यहाँ पे सफल रहता है। इसके बाद ये तराई इंप्रूवमेंट फंड भी स्थापित करता है, तराई में बहुत डेवलपमेंट कार्य भी करता है। इसीलिए हेनरी रैमजे को तराई भाबर का विश्वकर्मा भी कहा जाता है। यानी कि तराई भाबर क्षेत्र जो आज आबाद है वो किसकी बदौलत है? हाँ, हेनरी रैमजे, जिसको किंग ऑफ कुमाऊं भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है तराई में सिंचाई प्रबंधन करने वाला कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे था। 1937 के प्रांतीय चुनाव में ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो 1937 में देखिए प्रांतीय चुनाव हुए थे और यहाँ पे काफ़ी रूपरेखा बदल गई थी उसमें ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल की। तो थोड़ा उसमें जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है वो देखेंगे हम। 1937 की हम बात करते हैं, तो आज का उत्तराखंड अगर हम लेते हैं 1937 के हिसाब से, तो उस समय भैया ये तो था हमारा ऊपर जो पश्चिमी भाग था अलकनंदा का, ये तो हमारी कौन सी रियासत चल रही है? टिहरी रियासत। टिहरी रियासत के राजा ने बोला हम इन चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो टिहरी रियासत में जो राजशाही चल रही थी वो कंटिन्यू रही। अब बचा हुआ जो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल का भौगोलिक क्षेत्र था दोस्तों, इसको टोटल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 5 सीटें दी गई थी प्रांतीय चुनाव में। काफ़ी इतिहासकार बोलते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अन्याय हुआ था, काफ़ी कम सीटें मिली थी इस क्षेत्र को, जबकि भौगोलिक दृष्टिकोण से बड़ा था क्षेत्र। खासकर अल्मोड़ा जनपद को देखिए केवल 2 सीटें मिलती है, जबकि अल्मोड़ा बहुत बड़ा था उसमें। चंपावत अल्मोड़ा में था उसमें, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा में था उसमें, बागेश्वर भी अल्मोड़ा में था, लेकिन केवल 2 सीटें अल्मोड़ा को मिलती हैं और टोटल 5 सीटें ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल को मिलती हैं। ठीक है, तो कितनी सीटें मिली थी? 5 सीटें। ध्यान रखेंगे कौन कौन सी थी ये 5 सीटें। तो 2 सीटें अल्मोड़ा में थी दोस्तों, अल्मोड़ा जनपद को 2 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 सीटें हमारी गढ़वाल को दी गई थी। ब्रिटिश गढ़वाल की बात हो रही है, दक्षिणी गढ़वाल और उत्तरी गढ़वाल बोल सकते हैं। उत्तरी में हम चमोली का भूभाग रख सकते हैं, दक्षिणी में पौड़ी का एरिया आ गया। और 1 सीट मिली थी नैनीताल को। टोटल ये 5 सीटों का लेखा जोखा था। ठीक है, तो ये टोटल था दोस्तों यहाँ पर। और हमारे यहाँ पर जो हमारे मेन जो व्यक्ति थे जो कि संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बनेंगे इन चुनाव के बाद, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी दोस्तों बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और बदायूं के क्षेत्र से, संयुक्त क्षेत्र से निर्विरोध चुने गए थे। वो लड़े ही नहीं चुनाव, इसमें निर्विरोध बन गए वो। जबकि मैं अगर बात करूँ अल्मोड़ा सीट से, ठीक है, तो अल्मोड़ा सीट से पंडित हरगोविंद पंत, और अल्मोड़ा की 1 सीट रिजर्व भी रखी जाती है, एससी के लिए पहली बार रिजर्व होती है यहाँ पे 1 सीट। तो अल्मोड़ा की 2 सीटों से एक तो हरगोविंद पंत जीतते हैं और शिल्पकारों के प्रतिनिधि के रूप में अल्मोड़ा से पहली बार राम प्रसाद टमटा जी जीतते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आएगा एग्जाम में। उत्तराखंड की धरती से पहला शिल्पकार जो कि यहाँ पे निर्वाचित हुआ था प्रांतीय काउंसिल के चुनाव में, तो नाम क्या हो जाएगा हमारा? राम प्रसाद टमटा। नैनीताल से बात करें, 1 सीट थी नैनीताल में, तो नैनीताल से कुंवर आनंद सिंह
निर्विरोध चुने गए थे। नैनीताल सीट यानी कि काशीपुर सीट थी, वो मिक्सअप सीट थी, ठीक है। और गढ़वाल की बात करते हैं दोस्तों, तो गढ़वाल से ठाकुर जगमोहन सिंह और हमारे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा चुने गए थे। तो ये टोटल प्रांतीय जो काउंसिल के चुनाव होते हैं उसका रिजल्ट था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत यहाँ की किसी भी सीट से नहीं लड़े थे, वो एक मिक्स सीट से लड़े थे, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और बदायूं को मिलाकर बनाए गए क्षेत्र से। और चुनाव लड़ने में उनके खिलाफ कोई प्रतिद्वंदी उतरा ही नहीं, यानी कि निर्विरोध चुने गए वो, और संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। आपको इतना ही याद रखना है, 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उसमें ब्रिटिश कुमाऊं अग्रवाल को 5 सीटें प्राप्त हुई थी दोस्तों, ठीक है। देखिए इसी तरह की पूरे डेप्थ में अगर आपको फैक्ट चाहिए तो आप, इसीलिए बोलते हैं दोस्तों जो हमारे यहाँ पे कोर्स चल रहा है ना उत्तराखंड इतिहास का, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आपको उत्तराखंड को ध्यान से या बारीकी से जानना है, प्राचीन काल से, बीच से, आधुनिक काल या हमारा मध्यकाल, तो ये सब बातें हमने उसी कोर्स में डिस्कस की हुई थी। जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, क्या क्या इसमें हुआ था, कहाँ से क्या हुआ था, क्या इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप ले सकते हैं उसको अगर लेना चाहें तो। प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन कब हुआ था उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड में पहली निर्वाचित विधानसभा गठित हुई थी 2 मार्च 2002 को, ठीक है। और पहली निर्वाचित विधानसभा के जो हमारे मुख्य सर्वा बने थे वो कौन बने थे? ND तिवारी जी, नारायण दत्त तिवारी जी पहले उत्तराखंड राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बनता है। संयुक्त प्रांत में हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो बात हो रही है संयुक्त प्रांत की। हरिजन सेवक संघ, देखिए दोस्तों ऑल इंडिया बेस पे इस संघ को बनाने का श्रेय जाता है महात्मा गांधी जी को। और संयुक्त प्रांत में जो हमारा हरिजन सेवक संघ स्थापित हुआ, इसके प्रमुख या अध्यक्ष कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू थे, या इनके प्रयासों से स्थापित हुआ। वहीं कुमाऊं में भी इसकी कुछ शाखाएं स्थापित हुई। कुमाऊं में एक शाखा स्थापित हुई हरिजन सेवक संघ की, जिसकी अध्यक्षता का दायित्व किसको दिया गया? इंद्र सिंह नयाल को दिया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंद्र सिंह नयाल जी को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों, हृदयनाथ कुंजरू जो कि संयुक्त प्रांत में हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतीय जन विकास समिति की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो पर्वतीय जन विकास समिति ये दिल्ली में स्थापित हुई थी दोस्तों 1950 में। और इस पर्वतीय जन विकास समिति के द्वारा ही यहाँ पर पृथक राज्य मांग को प्रत्यक्ष किया गया, तेज किया गया था, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है भी। पृथक पर्वतीय राज्य आंदोलन का जब इतिहास हम पढ़ते हैं ना, वहाँ पे हम जानते हैं क्या इसका वहाँ पे भूमिका रही थी पर्वतीय जन विकास समिति की। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अ जर्नी टू द लेक मानसरोवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों विलियम मूरक्राफ्ट ने। अब मूरक्राफ्ट ये तिब्बत की यात्रा करता है, औपनिवेशिक काल में ये आता है, बुटवल प्रांत में संघर्ष से चल रहा होता है जो कि हम ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में पढ़ते हैं। और इसी दौरान ये नेपाल के थ्रू होते हुए तिब्बत जा रहा होता है, नेपाल में इसको बंदी बना लेते हैं मूरक्राफ्ट को, ठीक है। तो पूरा कैलाश मानसरोवर घूम के आता है ये। और अंग्रेज जो आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था उसमें इसका भी एक रीज़न है, इसको भी एक रीज़न दर्शाया जाता है कि बिना अनुमति के नेपाल के रास्ते गया था। तो ये बहुत सी बातें पढ़ते हैं हम इतिहास में। तो विलियम मूरक्राफ्ट की जो पुस्तक है दोस्तों अ जर्नी टू द लेक मानसरोवर, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। राज्य के किस नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है? तो केदार नृत्य बोला जाता है मंडांग नृत्य को, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। केदार नृत्य या मंडांग नृत्य एक ही है। और राज्य के एक व्यक्ति जो कि केदार नृत्य में बहुत पारंगत थे, उत्तराखंड के गांधी जिनको कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी जी, ठीक है। इंद्रमणि बडोनी जी जो दोस्तों बहुत अच्छा डांस करते थे याला केदार नृत्य, ठीक है। ये एकाग्रता का डांस भी कहा जाता है इसको करने के लिए बहुत एकाग्रता चाहिए, एकाग्रता, ठीक है, एकाग्रता, बिल्कुल फोकस। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अलगोजा वाद्य यंत्र किससे निर्मित वाद्य यंत्र है? तो अलगोजा से बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं, लास्ट एग्जाम में बना था कि अलगोजा कहाँ से बजाया जाता है? तो अलगोजा मुंह से बजाया जाता है। अलगोजा है क्या भैया? तो अलगोजा दोस्तों मुरली को बुलाते हैं, मुरली। मुरली यानी कि फ्लूट जो होती है, बांसुरी, बांसुरी जैसी होती है अलगोजा, लेकिन डबल बांसुरियाँ होती हैं, एक की जगह 2 होती हैं इसमें, ट्विंस होते हैं, यानी कि ट्विंस बांसुरियाँ होती हैं इसमें अलगोजा में। इसको इसलिए अलगोजा को ना स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? जोया मुरली, जोया मुरली भी कहा जाता है। जोया का मतलब होता है ट्विंस, 2 मुरलियाँ होती है ना एक साथ चिपकी हुई, इसलिए इसको जोया मुरली भी कहा जाता है। ये रिंगाल या बांस का बना होता है दोस्तों, रिंगाल या बांस, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखिए उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम जाति कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। प्राचीनतम जाति अगर बात की जाए दोस्तों उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति या पुरातन जाति, तो आपका हमेशा आंसर होगा कोल जाति। अगर यहीं पे क्वेश्चन घूम जाए और बोले कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति, फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? भोटिया। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति यानी कि सबसे प्राचीन जो हमारी ट्राइब है वो भोटिया है। अगर यहीं पे क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन एंशियंट कास्ट की बात होती है, तो फिर हमारी कोल जाति आ जाएगी। समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, एग्जाम में गलत मत करिएगा। जाति में कोल, जनजाति में भोटिया। अंतिम पंवार शासक मानवेंद्र शाह का राज्यारोहण कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मानवेंद्र शाह का राज्यारोहण हुआ था 5 अक्टूबर 1946 को, ठीक है। अंतिम पंवार शासक थे ये, और इन्होंने टिहरी के विलीनीकरण जो पत्र थे उस पर साइन किए थे दोस्तों। रोम्बा किस जनजाति की आम बोलचाल भाषा है?
जाट जनजाति जो कि भागीरथी की तलहटी में रहती है, ठीक है। तो जाट जनजाति की जो आम बोलचाल की भाषा वो रोम्बा है, ठीक है, रोम्बा भाषा में बात करते हैं ये। और बहुत महत्वपूर्ण है जाट जनजाति भी। इन पे पूरा टॉपिक दिया गया है यहाँ पे प्लेलिस्ट में। उत्तराखंड की जनजातियाँ एक प्लेलिस्ट बनी है, आप देख लीजिएगा वहाँ पे। भोटिया हो गई, जौनसारी हो गई, जाट जनजाति हो गई, बुक्सा हो गई, थारू हो गई, इन पे बहुत अच्छे टॉपिक दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। और यहीं पे एक क्वेश्चन एक और बनता है, मुंडा। मुंडा किसकी भाषा है? मुंडा, ठीक है। मुंडा भाषा बोलते हैं राजी जनजाति के लोग, ठीक है। और रोम्बा भाषा बोलते हैं जाट जनजाति के लोग। गढ़वाल का एकता सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गढ़वाल में एक एकता सम्मेलन हुआ था दुगड्डा में 1914 में। क्या था ये एकता सम्मेलन, क्यों हुआ था एकता सम्मेलन? बिल्कुल संक्षिप्त में बताऊंगा। गढ़वाल में देखिए दोस्तों 1901 में एक स्थापना होती है गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल हितकारिणी सभा। इसके बाद 1907 के आसपास होती है गढ़वाल भात्र मंडल की स्थापना, ठीक है। 1904 में हो जाती है गढ़वाल में सरोला सभा की स्थापना। तो इन सभी सभाओं के अलग अलग स्थापना होती है। तो गढ़वाल के बुद्धिजीवी सोचते भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। 1902 में गढ़वाल समाचार निकलता है, 1905 में गढ़वाली समाचार निकलता है। अलग अलग समाचार पत्र चल रहे हैं, अलग अलग संगठन चल रहे हैं, लोग परेशान हैं, कोई राजनीतिक चेतना का विकास नहीं हो रहा है। सभी लोग मिले और आपस में मीटिंग हुई कि भैया एकता सम्मेलन करो और वहाँ पे कुछ बड़े बड़े डिसीजन हम लेंगे। इसीलिए 1914 में दुगड्डा में एकता सम्मेलन किया गया। और इस सम्मेलन में बोला गया भैया गढ़वाल की जितनी भी सभाएं हैं उन सभी को मर्ज करो, एक करो, और साथ ही गढ़वाल के जितने भी पत्र हैं, समाचार पत्र चल रहे हैं, उनको एक करो, ठीक है। इसके बाद ही 1915 के बाद जो गढ़वाली मासिक पत्र था दोस्तों वो साप्ताहिक हो गया फिर, ठीक है। गढ़वाली जो हमारा मासिक था वो साप्ताहिक कर दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण दुगड्डा सम्मेलन है। चलिए अगला है, देखिए गढ़वाल का साइमन पीटर किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल में देखिए पहला व्यक्ति जिसने ईसाई धर्म को अपनाया था, गढ़वाल में पहला व्यक्ति था जिसने ईसाई धर्म को अपनाया था, उसका नाम था खयाली राम ओग, ठीक है। खयाली राम जी हमारे राजमिस्त्री थे। और राजमिस्त्री होने के नाते इनको ओग कहा जाता था, क्योंकि ओगा कहा जाता था ना, ओग ओग। अगर हम प्राचीन शब्दावली पढ़ेंगे उत्तराखंड की तो वंशावली या शब्दावली में हम देखते हैं जो हमारा मिस्त्री का, राजमिस्त्री का काम करता है, मेसन का काम, उसको ओग कहा जाता था, ओग जाति का था। तो गढ़वाल में देखिए या कुमाऊं में बोलूँ, ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे उन्होंने सिंपली टारगेट किया था शिल्पकार वर्ग को। शिल्पकार वर्ग या बहुत ही गरीब लोग जिनको रोटी कपड़े की आवश्यकता थी, उन लोगों को इन्होंने प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में प्रवर्तित कर दिया था दोस्तों। और गढ़वाल में पहला व्यक्ति जिसने ईसाई धर्म अपनाया खयाली राम ओग था। अपने भाइयों को भी इसने ईसाई धर्म में दीक्षित किया और इसीलिए इसको गढ़वाल का साइमन पीटर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, राज्य में सहकारी सहभागिता योजना कब शुरू हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो सहकारी सहभागिता योजना शुरू हुई थी उत्तराखंड में 1 मई 2005 को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्य की फसल मडुआ कोंदो का मूल स्थान कहाँ है? देखिए राज्य की बहुत एक फेमस फसल है दोस्तों मडुआ या कोंदो। बहुत से विटामिन से भरपूर होता है ये दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छा अनाज इसको माना जाता है। डायबिटीज के पेशेंट भी इसको ले सकते हैं और बहुत से रोगों को, छोटे छोटे जो डिजीज़ है उनको भी समाप्त करता है मडुआ या कोंदो। आई होप बहुत से लोगों ने इसको लिया होगा। और इसका जो मूल स्थान माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। यानी कि जो मडुआ कोंदो हम यहाँ लगाते हैं, सबसे बड़ी बात इस मडुआ कोंदो की है दोस्तों, ये किसी भी प्रकार की धरती में उग सकता है, ठीक है। इसको ज़्यादा उपजाऊ धरती की आवश्यकता नहीं होती, खासकर जो हमारी कम उर्वर भूमि होती है उसमें भी ये मोटा अनाज उग जाता है। और इसका जो हमारा मूल स्थान है, कहाँ से इसका बीज आया होगा सबसे पहले, या कहाँ पे सबसे पहले पाया गया इसके जो हमारे बोल सकते हैं ना साक्ष्य पाए गए, तो वो अफ्रीका महाद्वीप में पाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ का है ये। और जापान में भारी डिमांड है उत्तराखंड के कोंडो या मडुआ की, ठीक है, जापान में। अगला क्वेश्चन देखिए, सुदर्शन शाह को कृपण व खशिया नीर्प किसने कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सुदर्शन शाह को देखिए दोस्तों यहाँ पे मोलाराम तुवर ने कृपण व खशिया नीर्प कहा था। रीज़न क्या था भैया इसका? कृपण का मतलब होता है बहुत ही माइजर, कंजूस, एक नंबर का, ठीक है। खशिया नीर्प का मतलब होता है बिल्कुल ऐसा राजा जिसका वंश घटिया है, ठीक है। खशिया वंश घटिया है जिसका, ठीक है, मतलब निम्न वर्ग से ताल्लुक रखने वाला राजा, ऐसे मतलब यहाँ पे उपाधि थी मोलाराम तुंवर ने। क्यों बोला, इसका भी रीजन था दोस्तों। देखिए हमारा जो लास्ट शासक था प्रद्युमन शाह, जब गढ़वाल पे गोरखा अटैक हुआ था, बोला जाता है कि मोलाराम अपने महल में मज़े से सोया हुआ था और गोरखाओं की मदद भी कर रहा था, ठीक है। तो गढ़वाल का जो राज्य था वो तो चिक गया, प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके अगले 11 साल, 11.5 साल तक गढ़वाल गोरखाओं के अधीन रहा। बड़ी मुश्किल से सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करके 1815 में खोया हुआ साम्राज्य वापस पाया, लेकिन आधा ही गढ़वाल उन्हें मिला, आधा गढ़वाल ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया। ब्रिटिश गढ़वाल केवल टिहरी वाला हिस्सा मिला उनको, टिहरी और उत्तरकाशी वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ही मोलाराम दरबार में गया, भैया मैं तो दरबारी था, तेरे आगे वाले वंश में मैं तो दरबारी था, पिछले 4 पीढ़ियों से मैं यहाँ पे हूँ, प्रदीप शाह के टाइम से था मोलाराम।
तो सुदर्शन शाह ने बोला, उसको तो पता था, सुदर्शन शाह काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा था, दूरदर्शी था। बोला भैया जब हम पे अटैक हो रहा था आप लोग तो उनकी सहायता करते, आप लोग तो यहाँ पे अच्छे से काम ही नहीं करते। तहसीलदार के पद से इसको हटा दिया जाता है सुदर्शन शाह के टाइम पर। सुदर्शन शाह ने इसकी जो पेंशन थी उसको बिल्कुल जीरो कर दिया। इस वजह से मोलाराम तंवर गुस्सा हो गया सुदर्शन शाह से और बोला भैया तू एक नंबर का कृपण और खसिया राजा है, ठीक है, बहुत बेकार राजा है तू। तो ये डिफाइन किया था फिर मोलाराम तंवर ने। ये पूरी घटना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में रहती है? यानी कि उत्तराखंड के राज्य का कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे सर्वाधिक पर्यटक या टूरिस्ट आते हैं? तो ये हमारा जिम कॉर्बेट पार्क है, ठीक है दोस्तों। चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना कब हुई थी? मैनाक किसका प्राचीन नाम था? तो शिवालिक श्रेणियों को प्राचीन काल में मैनाक कहा जाता था, ठीक है। शिवालिक श्रेणियाँ जो हैं दोस्तों, शिवालिक पर्वत श्रेणी, इसको मैनाक कहा जाता था। महत्वपूर्ण है, पूछा गया एग्जामों में। राज्य के किस वृक्ष को सोना व शिव जटा कहा जाता है? शिव की जटा और सोना, गोल्ड, ये संबोधित किया जाता है बांज वृक्ष को, ठीक है। बांज वृक्ष के देखिए मल्टीपल यहाँ पर दोस्तों उपयोग है। बांज वृक्ष की सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके पत्तियों का चारा बनता है पशुओं के लिए। इसके बाद बात करेंगे इसकी सूखी पत्तियों की ऑर्गेनिक खाद बनती है सड़ाकर। इसकी लकड़ी की बहुत जलावन के बहुत अच्छे कोयले बनते हैं दोस्तों। और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल वर्क है बांज हमको देते हैं वो है जल संचय, ठीक है, जल संचय। उत्तराखंड की धरती में अगर आप किसी भी बांज के जंगल में चले जाओ दोस्तों, 101% आपको वहाँ पे एक स्प्रिंग मिलेगा दोस्तों, स्प्रिंग, ठीक है। 101% वहाँ को आपको एक स्प्रिंग मिलेगा। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग का मतलब धारा या होता है, ठीक है, एक भूमिगत जल का सोर्स पक्का होगा वहाँ पे। तो बांज वृक्ष पानी का संचय बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। बांज की पत्तियों से चारा बनता है, हरी पत्तियों से गाय भैंसों का। बांज की पत्तियों से दोस्तों सूखी पत्तियों को सड़ाकर खाद बनती है ऑर्गेनिक। और बांज की जो सूखी लकड़ी होती है जलावन में बहुत अच्छा उसका उपयोग होता है। बहुत लंबे समय तक कोयले उसके टिके रहते हैं। हमने देखा है ना, बहुत सी लकड़ियाँ ऐसी होती है जो जल्दी जल जाती हैं एकदम, जैसे चीड़ वृक्ष की मैं बात करूँ। लेकिन बांज का जो कोयला होता है बहुत लंबे समय तक जलता है। मतलब ईंधन की एफिशिएंसी ज़्यादा है बांज की अगर लकड़ी के रूप में हम देखें। और स्प्रिंग पक्का मिलेगा बांज के जंगल में, इसीलिए इस वृक्ष को उत्तराखंड में गोल्ड या इसको शिव जटा भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए, शिव जटा कहने का मतलब ही ये है, समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि बांज वृक्ष के आसपास या जड़ों से हमेशा आपको भूमिगत जल दिखेगा, जैसे शिव जी की जटा से गंगा निकलती है, ऐसे कंपेयर किया गया है। उत्तराखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल मतलब जल्दी उगा के काटो और इनसे पैसे लो, इस प्रकार की फसलें नकदी फसल में आती है। जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, चाय की खेती हो गई, ये सभी नकदी फसल में आते हैं दोस्तों। जूट की फसल हो गई, ठीक है। और उत्तराखंड की प्रमुख नकदी फसल है गन्ना। अगर दूसरी नकदी फसल की बात करते हैं उत्तराखंड की तो फिर चाय हो जाएगी। चाय भी बहुत उत्तराखंड में उत्पादित की जाती है, ऑर्गेनिक टी हमारे यहाँ पे होती है। लेकिन टोटल यहाँ पे रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट कौन सी फसल करती है? नकदी फसल में गन्ना, ठीक है। राज्य में पहला हिमालय दिवस कब मनाया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो हिमालय दिवस मनाने की घोषणा सबसे पहले की थी किस चीफ मिनिस्टर ने? हरीश रावत ने। हरीश रावत ने 2014 में हिमालय दिवस मनाने की घोषणा की, ठीक है, 2014 में। क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि पहला हिमालय दिवस कब मनाया गया था? घोषणा हुई थी 2014 में हरीश रावत के टाइम पे 9 सितंबर को। और फाइनली अगले साल 9 सितंबर 2015 को राज्य में पहली बार हिमालय दिवस मनाया गया, ठीक है। राज्य का पहला हिमालय दिवस 9 सितंबर 2015। लेकिन अगर क्वेश्चन यहीं पे घूम के आता है आपके पास एग्जाम में कि पहली बार उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाने की घोषणा कब हुई थी, तो फिर आपका आंसर 2014 हो जाएगा, ठीक है। अगली दो पुस्तक हैं दोस्तों, राइटर है बताने आपने, देखिए उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, ये एक बहुत अच्छी रचना है दोस्तों। पूरी कुली बेगार पे प्रकाश डाला है यहाँ पे शेखर पाठक जी ने। और दूसरी रचना है देखिए कुमाऊँ की चित्रकला। कुमाऊँ की चित्रकला ही रचना है दोस्तों यशोधर मठपाल जी की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कुछ पुस्तकें होती हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे गढ़वाल की दिवंगत भूमियाँ विभूतियाँ। इसके साथ साथ गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, जंगलात पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है। ऐसी पुस्तक जो उत्तराखंड से रिलेट करती हैं, खासकर उत्तराखंड के जैसे जनजातियों संबंधी, उत्तराखंड का स्वाधीनता आंदोलन में योगदान क्या था। बहुत सी पुस्तक है ना जिनके राइटर पूर्व में बता चुका हूँ आपको, हमेशा याद रहनी चाहिए आपको। तो उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा शेखर पाठक, कुमाऊँ की चित्रकला यशोधर मठपाल। तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जी के ऑनलाइनर्स पार्ट 128। काफ़ी देखिए यहाँ पे आपको मदद मिलेगी इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे एग्जाम में, और साथ ही आप अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों को भी जानेंगे। अगर देखिए आपको बिल्कुल डिटेल में उत्तराखंड इतिहास के एक एक फैक्ट को जानना है, जैसे कि हम यहाँ पे किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप देख सकते हैं जो हमारा कोर्स है वहाँ पे आपको वीडियो में एक एक पॉइंट मिलेगा क्या क्या उत्तराखंड की धरती में हुआ था। उत्तराखंड का प्राचीन काल हो, उसके बाद कत्यूरी काल हो, फिर हमारा चंद वंश, पंवार वंश, गोरखा शासन, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारा मेन जो हमारी हिस्ट्री महत्वपूर्ण हो जाती है वो आधुनिक काल, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल से आधुनिक काल के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो
बहुत सी कम बुक्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनको कंपाइल करके आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पर कोर्स के माध्यम से उपलब्ध करवाया गया है दोस्तों, इसलिए क्योंकि आप घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सकें। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। खासकर उत्तराखंड के दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं, जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, दूर दूर शहरों में नहीं जा सकते, वो लोग यहाँ पर इस कोर्स को ले सकते हैं। और नहीं भी ले पा रहे हैं कोर्स को, तो मान के चलिए फ्री में भी आप इस चैनल पे बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जितना कंटेंट इस चैनल पे आपको मिलता है शायद ही किसी और चैनल पे मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ बने रहिए हमेशा हमारे चैनल के साथ। चलिए मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। बाकी कोई डाउट क्वेरी होती है ना आपकी, तो बाकी अपनी डाउट क्वेरी को या कोर्स से संबंधी कोई भी आपको प्रश्न हो तो आप हमारे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं, देवभूमि करियर पॉइंट पे। ठीक है, और यानी कि और इससे भी ज़्यादा आप पर्सनली बात करें तो व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपको जो हमारा फेसबुक पेज पे नंबर दिया गया है हेल्पलाइन का, वही व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट क्वेरी होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।